हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा मन लगा पढ़ाई करे होंगे। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो एक शायर है कि आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो फिर आसान क्या और मुश्किल क्या, जो ठान लिए सो ठान लिए। तो दोस्तों आइए फिर क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास हम लोग देखे थे जर्मनी के एकीकरण, उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरा पॉइंट को पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों से थोड़ा गुजारिश ये है कि हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे और कमेंट कीजिएगा जो क्लास कैसे लग रहा है। हम लोग कीजिए, हम लोग न्यू आए हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं होने वाला है। इसीलिए आप लोगों की ज़रूरत है हमें कि आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग और अच्छे क्लास लेकर आए और आप लोगों को बढ़िया कर सकें। तो आप लोग हम लोग को सपोर्ट करें ताकि हम लोग और आप लोगों से सपोर्ट की वजह से हम लोग मोटिवेट हो और क्लास लेकर आए। चलिए आइए, हम लोग पिछली क्लास देखे थे इटली के एकीकरण में नेताओं ने, जो लीडर्स आया है ने, उन महान व्यक्ति ने आके उन लोगों का साथ दिया, जैसे मेजिनी हो गया, उसका काउंट काबूर हो गया, गैरिबल्डी हो गया। इस तरह महान नेताओं आके उन लोग एकीकरण करने का काम किया है। तो उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। क्लास फर्स्ट का ही यूरोप में राष्ट्रवाद का फर्स्ट का आज लास्ट पॉइंट है। यूरोप में राष्ट्रवाद का आज लास्ट पॉइंट है, तब इसका एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा। फिर अगले क्लास हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्या कहते हैं, हम लोग आज देख लेते जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, किस तरह हुआ, उन लोग एकीकरण करने में कैसे उसको क्या हुआ, कामयाबी मिली। तो आइए हम लोग सुनते हैं। तो पहले जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले जर्मनी लगभग जैसे बताए थे इटली 300 हिस्सों में बटा हुआ था, इसी तरह जर्मनी भी लगभग 300 हिस्सों में बटा हुआ था। जर्मनी कितने हिस्सों में बटा हुआ था? लगभग जर्मनी भी 300 हिस्सों में बटा हुआ था, अलग अलग खंडों में था। उसका मतलब क्या कहते, एकजुट नहीं था, उन लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं नहीं था। अब क्या हुआ, जो जर्मनी था, जैसे अगर हम लोग मैप में देखें, ए फ्रांस हो जाएगा, ए जर्मनी, और ये वाला क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। ठीक है, तो ये जो जर्मनी था, ये जर्मनी वो जिस तरह ये इटली बहुत खंडों खंडों में बांटे हुए थे, अलग अलग खंडों में था, और फिर वो लोग क्या हुआ, धीरे धीरे आके एक खंड, एक राज्य बना। इसी तरह ये जो जर्मनी है, यहाँ पर ये वाला भी बहुत अलग है, लगभग 300 हिस्सों में बटा हुआ था। तो उनमें से सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल वाला देश राज्य जो था, वो कौन था? परसा। परसा का अगर देखेंगे तो इस हिस्सा वाला, ये जो ऑस्ट्रेलिया ना, तो यहाँ पर परसा है, क्या है, राज्य है। वो जो जर्मनी का ही एक क्या है, पार्ट है। परसा क्या हो गया, जर्मनी का ही एक पार्ट है। कौन? परसा, जो सबसे शक्तिशाली जर्मनी का। उस परसा पर कोई भी राज्य या कोई भी देश अपना अधिकार नहीं जमा सका, वो अकेला ही रह गया। तो वो सबसे पावरफुल शक्ति है, उस पर कोई भी राजा अपना अधिकार नहीं जमा सका। अपने उसमें कोई भी राजा अपना अधिकार नहीं जमा सका या उस पर अपना अधिकार नहीं ला सका। तो सबसे यानी सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल वाला कोई देश और कोई राज्य था, वो कौन था? परसा, जो जर्मनी का ये वाला हिस्सा था। किसका? जर्मनी का। और वहां का जो सम्राट था, वहां का जो सम्राट था, वहां का जो राजा था, वो कौन था? सम्राट फ्रेडरिक विलियम। कौन था? सम्राट फ्रेडरिक विलियम। विलियम वहां का क्या था? राजा था। सम्राट फ्रेडरिक विलियम वहां का क्या था? राजा था। वो जो परसा, वहां का राजा कौन था? सम्राट फ्रेडरिक विलियम वहां का राजा था। और वो जो राजा था, तो राजा कैसा था? निरंकुशवाद। कैसा था? निरंकुशवाद। निरंकुशवाद तो बता चुके हैं, जो बहुत ज्यादा अत्याचार करने वाला, बहुत ही खराब राजा था। जनता को कोई बातों को सुनने वाला नहीं था। जनता को किसी भी बात को सुनने का उसके पास, वो सुनता ही नहीं था। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो किसी के बातों को कभी भी हरगिज किसी भी हालत में नहीं मानता था, और निरंकुशवाद राजा था। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो जर्मनी लगभग 300 हिस्सों में बटा हुआ था, तो उस वक्त जो यानी 1804 में जो नेपोलियन राजा बना था, नेपोलियन बोनापार्ट कौन बना था? नेपोलियन जो राजा बना था, नेपोलियन जो राजा बना था,
उसने क्या किया था, ये जो जर्मनी था इसको 1806 में यानी 1804 में राजा बनने के बाद, 1804 में राजा बनने के बाद, कब 1804 में राजा बनने के बाद वो जो 300 हिस्सों में बटा हुआ था, 300 हिस्सों में जो बटा हुआ था, 300 हिस्सों में जो बटा हुआ था उसको लगभग 29 राज्यों में लेके आ गया था। कितना? 29 राज्यों में लेकर आया था। कितना राज्यों में? 29 राज्यों में उसको लाके, मतलब वो यानी लगभग वो क्या कहते हैं 300 हिस्सा बटा हुआ था, तो उसको मिलाने का, उस एक जगह करने का काम नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और उसने यानी 300 हिस्सों को लगभग 39 हिस्सों में उसको लाकर छोड़ा। जिस तरह इटली को 3 हिस्सों में लेकर आया था, क्या कहते हैं सिस्पैन, क्या कहते हैं पेडरेन, और एक दूसरा क्या हो गया लिगुलियन। जिस तरह इन लोगों 3 हिस्सों में बांटा था, इसी तरह इसको 39 हिस्सों में लेके रख दिया था। कब? 1806 में उन लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस, इटली, जर्मनी इन लोग एकीकरण करने, एक जगह करने का क्या क्या बहुत ज्यादा योगदान दिया और काम किया। तो उस वक्त उसने 39 राज्यों में लाके छोड़ा और उनका नाम दिया राइन राज्य संघ। क्या नाम दिया? राइन राज्य संघ नाम दिया उससे। क्या? राइन राज्य संघ। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी 300 हिस्से में बटा हुआ था, अलग अलग खंडों में बटा हुआ था, उसको लाके, उसको कितना लाके 39 राज्यों में बटा और उसका नाम रखा राइन राज्य संघ। क्या नाम रखा? राइन राज्य संघ रखा। क्या नाम रखा? राइन राज्य संघ। किसने बनाया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने सारे काम किया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने ये सारे योगदान दिया, सारे काम किया। उसके बाद जब नेपोलियन को जेल भेज देता, नेपोलियन को गिरफ्तार कर लेता, उसको सेंट हेलेना जेल में भेजने के बाद एक सम्मेलन, बार बार बता रहे हैं, जो 1805 का एक सम्मेलन होता, वियना सम्मेलन जो हुआ था, उस सम्मेलन में, इस सम्मेलन का मकसद यही था कि हर एक चीज को तोड़ खत्म करना। नेपोलियन जो अच्छे काम की उस काम को दोहराना नहीं चाहिए, वो काम को खत्म कर देना है। और फिर क्या कहते हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस में फिर लोग क्या तकसीम कर देना, बांटना था। तो उसमें भी उसमें एक काम को रखा गया था, क्या? राइन राज्य संघ को बदलकर, क्या करता है, बदलकर उसका नाम रख दिया जर्मन महासंघ। क्या नाम रखा? 1815 को वियना सम्मेलन में राइन राज्य संघ को बदलकर जर्मन महासंघ का नाम रखा। क्या नाम रखा? बदलकर जर्मन महासंघ का नाम रखा, क्योंकि वो लोग कोई काम नहीं चाहता, इसीलिए उसका नाम रख दिया जर्मन महासंघ, उसका नाम रखा। और उसका अध्यक्षता कर रहा था कौन? अध्यक्ष जो था ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। सबसे पावरफुल, मतलब वो खतरनाक देश था। कौन? ऑस्ट्रिया। और वहां का कौन था? मेटरनिक था, जो बहुत खतरनाक और अत्याचार करने वाला राजा था। यानी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन है? मेटरनिक। वो वहां का क्या अध्यक्षता कर रहा था, उस देश का मेटरनिक, जो बहुत ही खतरनाक था। ठीक है। अब क्या हुआ? ऐसे होने के बाद 1940 में, 1834 में एक व्यापार संगठन किया था। इस इतना काम होने के बाद 1834 में एक व्यापार संगठन किया था। क्या किया था? व्यापार संगठन किया था। उसका नाम रखा जोल्वे राइन। क्या नाम रखा? जोल्वे राइन। वो कहाँ किया था? परसा में किया था। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जर्मनी का, वहां का जो पार्ट है, उस पार्ट में व्यापार लोग रह रहा था। तो उन लोगों ने सोचा कि ये जो हम लोग को अत्याचार जुल्म कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो भी सारे कर रहा है, इन लोग को हटाना, इन लोग क्या करना है, खत्म करना। ये लोग बहुत ज्यादा अत्याचार, परेशानी, तंगी हालत में रखता है। तो वो लोग क्या, एक संगठन किया, उसका नाम क्या है? जोल्वे राइन। और वो कहां पर होता? परसा में होता। कहां पर? परसा। देखिए क्या कहते हैं, अगर किसी भी देश को सुधरना है तो व्यापार उसका एकदम ज्यादा रहता है। अगर हमारे देश का व्यापार तिजारत करता है, बिजनेस करता होगा, चाहे तो देश को बदल सकता है, नहीं तो फिर नहीं। तो व्यापार में सब मिलके एक संगठन किया, उसका नाम क्या रखा? जोल्वे राइन। कहां पर हुआ था? परसा में। कब? 1834 को। उसके बाद ये बहुत ज्यादा अत्याचार जुलूम करते करते फ्रेडरिक विलियम का आखिरकार मृत्यु कब हो जाता है? 1861 में उसका डेट हो जाता है। 1861 को उसका मौत हो जाता है। क्या हो जाता है? मौत हो जाता है।
यानी निरंकुशवाद शासन करते 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 बहुत ज्यादा अत्याचार करते और ऑपरेशन करते करते आखिरकार उसका मृत्यु और उसका मौत कब होता है? 1861 में होता है। अब जब उसका मौत हो गया 1861 में, तब बोला कि नहीं, अब हम लोग को, अब वो खत्म होने के बाद बोला किसी एक को राजा बनाए, तब उसका भाई को राजा बनाया गया था। किसको? फ्रेडरिक का भाई विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम था। वो फ्रेडरिक विलियम था, क्यों था? विलियम प्रथम था। वो राजा कब बना था? 1861 में। उसके भाई के मरने के बाद वो राजा बन गया था। और वो राजा कैसा था? बोला क्या? राष्ट्रवाद। कैसा था? वो राष्ट्रवाद राजा था, यानी राष्ट्र, देश के पास, देश की तरह उसका भावनाएं था, यानी वो भी सोच रहा था, यानी उसको, अब देखिए होता है क्या, बहुत बच्चों का समझ में आ रहा है, जो क्या कहते, जिस तरह फ्रेडरिक विलियम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर करने वाले निरंकुशवाद था, निरंकुशवाद था, तो क्या ये भी था? बोले नहीं नहीं, वो राष्ट्रवाद था, देश के प्रति उसका भावनाएं था, देश से उसका लगाव था, देश से क्या था? प्रेम था। ठीक है, वो कैसा रहा था? राष्ट्रवाद। अब जब उसने सम्राट बना, सम्राट बनने के बाद, सम्राट बनने के बाद उसने एक प्रधानमंत्री चुना। क्या चुना? एक प्रधानमंत्री, उसका नाम है बिस्मार्क। क्या नाम है? बिस्मार्क। वो उसको कब प्रधानमंत्री बनाया गया था? 1862 में उसको प्रधानमंत्री बनाया। बिस्मार्क को प्रधानमंत्री कब बनाया था? 1862 को। कौन बनाया था? विलियम प्रथम ने। 1862 में प्रधानमंत्री किसको? बिस्मार्क को बनाया था। और बिस्मार्क का जो पूरा नाम है ऑटो वन बिस्मार्क, उसका पूरा नाम है। अब सारे खेला कौन किया? बिस्मार्क किया। एक क्या कहते उसको काम करने का, उसको एक जगह लाने के लिए पूरा काम कौन किया? बिस्मार्क किया। क्या क्या? बिस्मार्क। बिस्मार्क बहुत क्या था? चालाक आदमी था, बहुत होशियार आदमी था। क्या क्या? बहुत होशियार आदमी था, बहुत चालाक था। जिस तरह से पहले गैरिबल्डी था, गैरिबल्डी था ना, काउंट कपूर था, सबको मिलाने का काम किया। कौन क्या? गैरिबल्डी से ज्यादा चालाक कौन था? काउंट कपूर था। यानी सबको गुप्त तरीके से बहुत सारा संगठन किया। उनमें सबसे जो क्या कहते हैं महान क्या कहते शक्तिशाली क्या कहते हैं गुप्त संगठन था, वो कौन था? कार्बोनरी। 1815 से लेकर 1820 के बीच वो कार्बोनरी क्या था। तो इसी तरह ये जो बिस्मार्क था, ये बहुत चतुर चालाक था। उसने अपने दिमाग से खेल रहा था। ठीक है, उसके बाद उसको प्रधानमंत्री के बाद उसने एक नारा दिया था। एक क्या नारा? कौन था? लौ एवं रक्त। लौ एवं रक्त, लोहे एवं रक्त। लोहे तो जानते हैं, लोहा को बोलते हैं, रक्त मतलब खून होता है। उसने सोचा कि उसने जाके जनता के सामने बोला, अगर किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी राजा को गिराना है और देश को विकास की ओर लेके जाना है, किसी का अधिकार से छीनना है, तो उसके लिए लोहे की तरह मजबूत बनना पड़ेगा, लोहे की तरह स्ट्रांग होना पड़ेगा और खून रक्त बहाना पड़ेगा। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हम जब तक लोहे की तरह बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक किसी भी राज्य का, किसी भी देश का एकीकरण या उसका राष्ट्रवाद नहीं ला सकते। उसने क्या क्या? एक नीति दिया, एक नारा दिया। क्या? लोहे एवं रक्त, यानी लोहे की तरह मजबूत हो जाओ। और किसी भी देश को पाने के लिए, किसी भी देश को हासिल करने के लिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रक्त यानी लहू लहन होना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा किसी भी देश के लिए। तब देखो उस देश में हम अपना अधिकार चला सकते, उस देश में हम अपना अधिकार जमा सकते। अगर कोई राजा किसी देश पर अपना अधिकार जमा ले और अपना शासन चला रहे और निरंकुशवाद की तरह चला रहे और उसको हटाना है, उसको खत्म करना है, तो लोहे की तरह क्या हो जाओ? मजबूत हो जाओ। और क्या? रक्त बहाव, यानी खून को बहाना पड़ेगा, लहूलन होना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर हमको हासिल होगा। और उसने ये दिया, और देने के बाद उसने क्या कर दिया? सबको आने वाले सैन्य लागू कर दिया। क्या कर दिया? आने वाले सैन्य यानी सैनिक सेवा लागू कर दिया। उसने कह दिया जो वक्त आने पर, टाइम आने पर सबको सैनिक की तरह, सबको क्या कहते आर्मी की तरह, सबको सेना की तरह अब आके काम करना पड़ेगा, देश के लिए लड़ना पड़ेगा, देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम क्या कहते हैं किसी जगह फंस गए, तो ऐसे नहीं कि जो लड़ रहे वही आएगा, नहीं, सबको हर एक जगह से, आर्मी हो, सेना हो या कुछ भी हो, वहां से यानी जर्मनी से हर एक व्यक्ति को, हर एक जनता को, हर एक नागरिक को आना पड़ेगा। सबके लिए कंपलसरी है, सबके लिए क्या है? एकदम आना ही पड़ेगा। बोला सबको आना पड़ेगा, अनिवार्य कर दिया, आना ही पड़ेगा, कंपलसरी कर दिया। सबको सेना की तरह काम करना पड़ेगा। अब ऐसे होने के बाद ये जब जनता को पूरा जागरूक कर दिया, लोह एवं रक्त का नीति दिया, सबको सेना बनने के लिए अनिवार्य कर दिया, करने के बाद
क्या कहते हैं, बिस्मार्क ने सोचा कि भैया अकेला होना मुश्किल हो जाएगा, हम किसी भी देश को हरा नहीं सकते, इसके लिए हमको किसी का हाथ थामना पड़ेगा, किसी का साथ लेना पड़ेगा, किसी को हमको अपने क्या करना पड़ेगा, साथ में लेना पड़ेगा। अगर हम साथ में नहीं लेंगे तो फिर नहीं हो सकता है। हम क्या कहते हैं, जर्मनी की एक जगह नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, बिस्मार्क ने दिमाग का इस्तेमाल किया, करने के बाद उसने जाके हाथ मिला किससे, ऑस्ट्रिया से। इसको बोला बेटा जो करना बाद में करेंगे, लेकिन आपसे हम हाथ मिला लेंगे, जो करना हम समझेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा। जाके क्या कहते हैं, बिस्मार्क ने जाके ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिला लिया। अब बोला भैया आप हम दोनों लड़ेंगे, हम और आप दोनों लड़ेंगे, एक साथ होकर लड़ेंगे, तब मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पावरफुल वाला देश था, और क्या कहते हैं, जर्मनी तो बिखरे हुए थे, उसको एक जगह करने का काम कर रहा था। अब बोला अकेला तो नहीं पाएंगे, बिस्मार्क ने सोचा, जिस तरह कांट काबू ने बोला अगर हम अकेले लड़ने जाएंगे तो नहीं पाएंगे। फिर एक बार फ्रांस से हाथ मिला है, एक बार ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिला है, तब जाके उसको हर एक राज्य और एकीकरण होने का, और आखिरकार 1870 को जाके 10 मई 1870 में जाके एक जर्मनी क्या कहते इटली का एकीकरण हुआ और एक महाशक्तिशाली देश बना। इसी तरह से ऐसे ही क्या कहते हैं, बिस्मार्क ने काम किया, ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिला लिया, और ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिलाने के बाद जो जर्मन था, जर्मनी का दो राज्य, एक सेल्सविंग और एक हो क्या, हेल्सविंग। एक क्या हो गया, सेल्सविंग, एक हो गया हेल्सविंग। एक क्या हो गया, सेल्सविंग, एक हो गया हेल्सविंग। ये दो जो राज्य था वो किसका कब्जा में था, ये डेनमार्क का कब्जा में था। किसका, डेनमार्क का कब्जा में था। उसके बाद ऑस्ट्रिया और क्या कहते हैं, पर्सा ने दोनों हाथ मिला लिया। यानी बिस्मार्क ने किसको बोला था, ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिला लो। उसके बाद पर्सा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ये पर्सा राज्य और क्या कहता है ऑस्ट्रेलिया देश ने दोनों मिलके डेनमार्क का विरोध किया। डेनमार्क का क्या क्या विरोध किया, डेनमार्क से लड़ा, और लड़ने के बाद सेल्सविंग और हेल्सिंग को डेनमार्क से छीन लिया। अपना अधिकार में कौन ले लिया, बिस्मार्क, यानी पर्सा ले लिया। अब पर्सा जब ले लिया तो ऑस्ट्रेलिया बोला भैया हम भी तो लड़े हैं, युद्ध हम भी किए, हमको एक राज्य दे दो। तब क्या बिस्मार्क ने दिमाग लगा, बेटा ले लो ना, अभी तुमको तो बाद में निपटाएंगे, अभी तो ले लो। तो उसने क्या क्या, सेल्सविंग को कौन ले लिया, पर्सा ले लिया, और हेल्सिंग को कौन ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ले लिया। काम खत्म हो गया। होने के बाद अब देखो क्या दिमाग चलाया फिर बिस्मार्क क्या दिमाग चला जानते हैं, उसने जाके फ्रांस से बोला, जिस तरह काउंट कपूर जाने के बाद बोला था किसको, फ्रांस को, जो भैया आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी की तरह से किसी के और से साथ नहीं दीजिएगा। तो उसके जाने के बाद तटस्थ संधि क्या तटस्थ संधि क्या, इस संधि में जाके बिस्मार्क ने यानी पर्सा ने फ्रांस को कहा कि भैया देखिए आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा, कोई बात नहीं, आपका कोई दिक्कत नहीं, साथ आपका नहीं लेंगे, लेकिन आप किसी के साथ नहीं दीजिएगा, हमसे वादा कीजिए, हमसे विश्वास कीजिए। फ्रांस बोला ठीक है भैया, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम किसी का मदद नहीं करेंगे और किसी का साथ में नहीं देंगे। तटस्थ संधि में जाके ये बात बोला गया है। बोलने के बाद तब एक इससे पहले याद कीजिए, इससे पहले थोड़ा हल्का याद कीजिए, जब इतने एकीकरण पढ़ा रहे थे तब सेडोवा का युद्ध पढ़ाए थे, इसका सेडोवा का, उसमें पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध हो रहा था, बताए थे ना। उसमें किसका, पर्सा की जीत हुई थी, किसका, पर्सा की जीत हुई थी। और पर्सा के जीत होने के बाद पर्सा का साथ कौन दिया था, इटली। पर्सा का साथ कौन दिया था, इटली दिया था। कौन, पर्सा के साथ इटली दिया था ना सेडोवा का युद्ध में। 1800 कब, 1861 में, कब, 1861 में, 1866 में पर्सा सेडोवा का युद्ध हुआ था। उसमें इटली किसका साथ दिया था, पर्सा का, किसका, पर्सा का। और उसमें जो लोम्बार्डी और वेनेशिया था, तो क्या कहते हैं, लोम्बार्डी को हासिल कर लिया था, किसको, लोम्बार्डी को हासिल किया था ना सेडोवा के युद्ध में, लोम्बार्डी को हासिल कर लिया, क्या कहते हैं इसको, वेनेशिया को हासिल कर लिया था। तो उसमें फ्रांस तो अपने जगह में ठीक है, लेकिन इटली साथ दिया पर्सा का, और पर्सा का हो गया जीत, पर्सा क्या हो गया, जीत, और हार किसका हो गया, ऑस्ट्रेलिया का। कब, 1866 को सेडोवा का युद्ध में, किसका युद्ध में, सेडोवा का युद्ध में। अगर पूछे जो सेडोवा का युद्ध कौन कौन दो देशों के बीच में हुआ, तो बोलना पड़ेगा पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कब हुआ था, 1866 को सेडोवा का युद्ध हुआ था पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसमें पर्सा की जीत हुई और किसका, ऑस्ट्रेलिया का हार हुई। उसमें वो जो हेल्सिंकी को ले लिया था, उसको भी छीन लिया, जो अदर राज्य भी था उसको भी ले लिया। लेने के बाद अब क्या हुआ, कुछ दिन रहने के बाद जर्मनी का कुछ जो राज्य था
वो फ्रांस के कब्जा में था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने अधिकार में ले लिया था। लेने के बाद अब फिर पर्सा और फ्रांस के बीच में एक क्या हो गया, युद्ध हो गया। एक क्या हो गया, उसका नाम है सेडोन। क्या है, सेडोन का युद्ध हुआ। कब, 19 जून। कब हुआ, 19 जून 1870 को। 19 जून 1870 को किसका, पर्सा और फ्रांस के बीच सेडोन का युद्ध हुआ। और इसमें जीत किसका हुआ था, पर्सा का। हार किसका हुआ था, हार फ्रांस का। एक और याद कीजिए, इटली का जब एकीकरण पढ़ा रहे थे उसमें यहाँ पढ़ाए थे क्या, सेडोन का युद्ध 1870 को पढ़ाए थे, उसमें पर्सा का इसमें भी साथ कौन दिया था, इटली ने दे दिया था। किसने, इटली ने। और इस युद्ध में इटली को रोम मिला था, इटली को रोम मिला था और उसका राजधानी बनाया गया था। और पर्सा को जो भी फ्रांस के कब्जा में जो भी राज्य था, जर्मनी का जो भी राज्य फ्रांस के पास था, उस सेडोन का युद्ध में पर्सा की जीत होने के बाद फ्रांस की हार हुई और पूरा राज्य को ले लिया। और लेने के बाद 19 जून 1870 युद्ध होने के बाद सब जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी एक ही जगह में आ गया और आने के बाद 10 मई 1871 में एक महाशक्तिशाली देश बन गया। एक महाशक्तिशाली देश के रूप में उभर के आया और सामने आया। तो दोस्तों देखिए क्या क्या जर्मनी एकीकरण होने में किस तरह कैसा टाइम लगा। देखिए जर्मनी एकीकरण में जो पहले कितने 300 हिस्सों में बटा हुआ था, उसके बाद सबसे महाशक्तिशाली राज्य कौन था, पर्सा। और वहां का सम्राट कौन था, फ्रेडरिक विलियम, जो बहुत ज्यादा अत्याचार परेशान करने वाला निरंकुशवाद राजा था। और 1806 में जो जर्मनी 300 हिस्सों में बटा हुआ था उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में 29 राज्यों में लेकर आया था और उसका नाम रखा था राइन राज्य संघ। और उसके बाद 1815 में नेपोलियन को जेल भेजने के बाद वियना सम्मेलन में उसका राइन राज्य संघ को बदलकर जर्मन महासंघ रखा और उसका अध्यक्ष कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया। और 1864 में एक व्यापार संगठन किया जेलवेराइन पर्सा में। कहा, जेलवेराइन पर्सा में। इस संगठन व्यापार सब जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा था वो सभी ने मिलकर इसका विरोध किया। उसके बाद फ्रेडरिक का मृत्यु डेट यानी मौत कब होता है, 1861 में होने के बाद उसका भाई विलियम प्रथम राजा बनता है। और राजा कैसे था, राष्ट्रवाद, देश के प्रति भावनाएं। और उसने एक प्रधानमंत्री बनाया था, उसका नाम क्या है, बिस्मार्क। कब बना, 1862 को राजा बना। उसका पूरा नाम ऑटो वन बिस्मार्क था। और उसने लौह एवं रक्त नीति दिया कि लोहे की तरह मजबूत हो जाओ और रक्त मतलब खून बहाना पड़ेगा, लहूलन होना पड़ेगा, तब जाके देश आजादी मिलेगा। और उसने क्या अनिवार्य सैन्य लागू कर दिया कि सबको वक्त आने पर मदद करने पड़ेगा, हेल्प करने पड़ेगा। और उसने ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिला लिया और मिलाने के बाद सेल्सविंग और हेल्सिंकी डेनमार्क से छीन लिया। सेल्सविंग में आ गया पर्सा के और हेल्सिंकी में आ गया ऑस्ट्रिया के। उसके बाद फ्रांस से तटस्थ का संधि किया कि भाई आप किसी का साथ नहीं दीजिएगा, तो ठीक है साथ नहीं देंगे। उसके बाद पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में जीत पर्सा की होती है और ऑस्ट्रिया की होती है। कब हुआ था, 1866 को हुआ था। उस युद्ध का नाम है सेडो का युद्ध। क्या नाम है, सेडो का युद्ध होता है जो इटली ने पर्सा का साथ दिया और उसमें ऑस्ट्रिया की हार होती है और पर्सा का जीत होता है। उसके बाद फिर जाके पर्सा और फ्रांस का सेडोन का युद्ध होता है 19 जून 1870 को और इसमें भी जीत किसका होता है, पर्सा का, और हार जाता है कौन, फ्रांस। उसके बाद इस युद्ध के बाद 10 मई 1871 को एक महाशक्तिशाली के देश में बन के उभर के आया और जर्मनी का एकीकरण हो गया और जर्मनी मिल गया। तो दोस्तों कैसे क्लास लगा बताएंगे। देखिए अगर किसी भी देश में कोई दिक्कत, कोई परेशानी या बेरोजगारी या भ्रष्टाचार या कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। जनता जब तक आगे उभर के नहीं आएगा, जिस तरह इन लोगों ने आने के बाद राजा के खिलाफ युद्ध लड़ा, राजा के खिलाफ अपने आप को महान बनाया, इसी तरह अगर किसी भी देश को विकास की ओर लेके जाना है, विकसित करना है, बेरोजगार को हटाना है और जो भी दिक्कतें परेशानी देश में आ रहा है तो सबसे पहले जनता को आना पड़ेगा। जब तक जनता सुधरेगा नहीं तब तक किसी भी देश में विकसित होगा नहीं, विकास होगा नहीं और नेता भी पलटेगा नहीं तो जिस तरह हमारे भारत में अभी हो रहे हैं, इन लोग का हालात देखे थे, जिस तरह पहले लोग था इसी तरह हम लोग का हो जाएंगे और जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे। देखिए ये लोग कितना खंडों में बटा होता, कितना बिखरे हुए थे, लेकिन ये लोग आया, मजबूती बनाया और आने के बाद आगे आया, लड़ने के बाद उन लोगों को हासिल हुआ। इसी तरह अगर आप
किसी भी देश को विकास की ओर लेके जाना है तो सबसे पहले जनता को आना पड़ेगा। जो पेपर लीक होता है इस मुद्दे को अगर हटाना है तो सबसे पहले जनता को आना पड़ेगा। अगर जनता सामने ना आए तो किसी भी देश का विकास होने ही वाला नहीं है। अगर कोई जनता ना आए सामने, कोई जनता जनता नेता के खिलाफ आवाज ना उठाए तो हमारे आवाज को दबा दिया जाएगा। जिस तरह अभी हमारे देश का हालत है, बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हमको आगे आना होगा। देखिए हमारे हालत की, जो एग्जाम का पेपर को लीक कर दिया जाता है और थोड़ा 2 मिनट लेट होने से हम लोग को एग्जाम हॉल में घुसने नहीं देता है। और सरकार का कानून देखिए, जो ट्रेन आना चाहिए 10 बजे वो 12 बजे आता है। जो अगर कहीं पे कोई पुलिस प्रशासन आना है जल्दी में तो उसको लेट कर देता है। कहाँ अगर आग पकड़ेगा फायर गाड़ी आना है तो वहां पे लेट कर देता है खत्म होने के बाद। ये हमारे सरकार की व्यवस्था है जो हम आज लाचार हो चुके हैं। हमें जनता को आगे आना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, ताकि जब हम जाके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, देश को विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के क्लास था। आप बताएंगे क्लास कैसे लगा, कमेंट में कीजिएगा और लाइक से दबा दबा कीजिएगा। चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में इस पहला चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर है अगले चैप्टर में हम लोग कर लेंगे। आज ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके लिए फिर तब तक मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद।